अगर ट्रांसफ़र हुआ करता था तो उस केस में इसको सप्लाई नहीं माना जाता था। ठीक, उस केस में इसको सप्लाई नहीं माना जाता था। बट इन द केस ऑफ द जीएसटी द थिंग्स आर डिफरेंट। वहाँ पे हल्का सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब इसको सप्लाई कंसिडर करना है और कब नहीं करना। सप्लाई कंसिडर करने का मतलब कि उसके ऊपर टैक्स वैल्यू और वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होनी है और प्रॉपर उसको एक ट्रांजैक्शन मानना है। और अगर वो ट्रांजैक्शन माना जाएगा तो उस हिसाब से जो भी जीएसटी रेट्स हैं वो कैलकुलेट होंगे। अगर जीएसटी रेट कैलकुलेट होगा तो आईटीसी क्रिएट होगा। मीन्स यू हैव टू टेक सच ट्रांजैक्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द टैक्स। तो इन द प्री जीएसटी रिजीम द ब्रांच ट्रांसफर इज टोटली एग्जेम्प्ट। तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट था, तो वो टैक्स का हिस्सा नहीं बनता। एक कंसर्न अपनी दूसरी ब्रांच को कोई सामान भेजे। बट इन द केस व्हेन इट इज आईटीसी, अब जब ये आपका जीएसटी लागू हो चुका है तब आपको ये ध्यान देना है कि इन द केस इन द जीएसटी रिजीम आपको ये ध्यान देना है कि व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज इन नेचर ऑफ इंट्रा स्टेट, तब एक राज्य के अंदर जो बिकने वाला सामान है विद इन द स्टेट, उसके केसेस में ये जो आपकी कंसर्न है या ब्रांचेस हैं, अगर इनके बाई चांस आपके सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, मतलब आपका किसी भी ब्रांच का टर्नओवर इतना ज़्यादा है या कुछ ऐसा है कि उसका आपने एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया है, कोई ऐसी कंसर्न की आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनकी ढेर सारी ब्रांचेस हैं। अगर ढेर सारी ब्रांचेस हैं और उनके कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, तो अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो फिर ये सीजीएसटी एसजीएसटी जो कि विद स्टेट पड़ता है वो पड़ेगा। अगर एक ही रजिस्ट्रेशन है और उससे सारा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, ठीक, सारी ब्रांचेस विद आपका साथ में हेड ऑफिस, ये सारा का सारा एक ही रजिस्ट्रेशन से ऑपरेट हो रहा है, तो फिर आपको इसमें इन द वर्टिकल सप्लाई, ये वर्टिकल सप्लाई हो गई। अगर इस तरीके की सप्लाई में फिर आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं पड़ेगा तो आईटीसी मिलेगी, ठीक, उसको ब्रांच ट्रांसफर मान लिया जाएगा। मतलब इसको क्या बोलेंगे एट दैट टाइम, स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इतना काम करना, याद रखेंगे इसको अच्छे से कि विद इन द स्टेट अगर कभी किसी कंसर्न का दूसरी सेम उसकी अपनी ब्रांच में कोई सामान ट्रांसफर हो रहा है, तो इफ सच ब्रांच हैज अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, तब तो आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, तब आईटीसी की बात भी आएगी। अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको उस पर छूट मिल जाएगी, ठीक। मतलब स्टॉक ट्रांसफर उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। आप अपनी स्टॉक में दिखा सकते हैं कि इतना सामान हमने ब्रांच फला फला को बेचा। एक बात हो गई आपसे। दूसरी, अगर ये सप्लाईज या ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही है, तो आईजीएसटी लगेगा लगेगा हर हाल में। वहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि ये मेरी ब्रांच है और इस ब्रांच से उस ब्रांच में जा रहा है तो हम तो कुछ बेच ही नहीं रहे हैं, देखिए साहब वो तो कोई प्रॉफिट हमने लिया ही नहीं, सेम रेट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वट एवर कुछ भी हो आपका, जो भी आपकी टैक्स वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन होगी, मतलब जितने का भी सामान होगा उस पर आईटीसी लगेगी ही लगेगी। सॉरी, आईटीसी बोल रहा हूँ मैं, टैक्स लगेगा ही लगेगा। लगेगा तो आपको फिर उसकी आईटीसी मिलेगी। अब आपको लग रहा हो यार एक ही बंदे का सारा काम है, एक ही कंसर्न है, अब अपना ही सामान वो यूपी से एमपी महाराष्ट्र या कर्नाटक भेज रहा है तो इसमें भी टैक्स लग गया। कारण उसका बच्चा ये हो जाता है कि अगर वो दूसरे स्टेट में है तो वहाँ के एसजीएसटी पे रजिस्टर्ड होगा। हाँ, रजिस्टर्ड होगा। अगर वो वहाँ के एसजीएसटी में रजिस्टर्ड है और यहाँ से सामान जा रहा है तो फिर वहाँ के एसजीएसटी का तो इनपुट टैक्स क्लेम से मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि पीछे का कोई रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा उसका। इसलिए आईजीएसटी के थ्रू उसको एक इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगी उस ब्रांच को, कि जो ब्रांच एक दूसरी ब्रांच से या हेड ऑफिस से सामान का ट्रांसफ़र ले रही है और उस आईटीसी का वो क्लेम ले पाएगी।
मतलब टैक्स का कोई कैस्केडिंग इफेक्ट और बर्डन फर्दर चेन पर या कस्टमर की ओर आगे ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? In the case of the transfer, stock transfer from one branch or head office to another branch, where such transaction, where such transaction is interstate, एक राज्य से दूसरे राज्य, तो वहां पर आईजीएसटी लगेगी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो अगर आईजीएसटी लगेगी, ये किसका कैमरा खुल गया भाई, बंद करो प्लीज, ध्यान रखो बच्चों। तो ये जो भी तब आईटीसी लगने वाली है और टैक्स लगेगा तो आईटीसी क्रिएट होगा। आप बात को अच्छे से बिल्कुल समझ लीजिए कि उसमें कोई भी टैक्स बर्डन ब्रांच के ऊपर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अगर 100 रुपए की चीज़ पे 10 रुपए हम मान लेते हैं टैक्स है, तो वो ट्रांसफ़र होकर के हेड ऑफिस ए से ब्रांच बी पे आ गया और ये ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट था, तो 10 रुपए आईजीएसटी लग गई। अब ये पहुंच गया आपके ब्रांच बी के पास, ठीक, और ब्रांच बी को टैक्स देना पड़ेगा, उसको 100 का सामान 110 का पड़ा। फर्दर जब वो उसकी बिलिंग करेगा, उसको सेल आउट करेगा, तो अगर विद इन द स्टेट भी करता है, तो विद इन द स्टेट अगर करेगा तो क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी 5-5% लग जाएंगे अगर 10% का रेट है तो। गेटिंग? सीजीएसटी और एसजीएसटी 5-5% वो आउटपुट टैक्स की उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। इनपुट टैक्स को लेके आया है 10 रुपए। अब आप जब प्रियोरिटी जो कल हमारी आपकी डिस्कस हुई थी, जरा उस पर नजर डाल लीजिए। तो आईजीएसटी की तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रिएट हो जाएगी फॉर द बी 10 रुपीज। तो अगर आईजीएसटी की क्रेडिट क्रिएट हो जाएगी फॉर द बी ऑफ 10 रुपीज, तो वो उसका आईटीसी क्लेम भी तो ले सकता है इन द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 5-5 रुपीज। अगर ले सकता है तो फिर ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि उसको चीज़ों के दाम बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और ऑन द सेम रेट द सच गुड्स विल बी ट्रांसफर टुवर्ड्स द नेक्स्ट चेन और द कस्टमर। ये बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है बेटा? यस, हल्का सा रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर केस थोड़े थोड़े से डिफरेंट हो जा रहे हैं। यस, ये बात कुछ समझ आई जो बोली मैंने? यस प्लीज। यस, ओके। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान रखना है आपको कि आप दिमाग में रखकर ये नहीं आना चाहिए कि यार ये तो सामान बिका ही नहीं था, ये तो यार मेरी जगह मेरा ही था, मैंने एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया, अब इस पर भी टैक्स दो। ठीक, तो अगर इंटर स्टेट ऐसा काम हो रहा है या ट्रांसफर, दैन इट इज अंडर द टैक्सेबल एरिना, और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा और उसकी आईटीसी आपको मिलेगी। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एसजीएसटी का तो रजिस्ट्रेशन होगा और एसजीएसटी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। ये बात आपको याद है। और विद इन द स्टेट अगर है बेटा, तो विद इन द स्टेट में आपको फिर वो दो कंडीशन आ जाएंगी कि अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन ब्रांच का है बाई एनी रीजन, रजिस्ट्रेशन में जब आप जाओगे तो देखोगे कई सारे रीजन होते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के। तो अगर उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो टैक्स पड़ेगा, अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक ही रजिस्ट्रेशन आईडी से काम हो रहा है विद इन अ स्टेट, तो फिर टैक्स का बर्डन क्रिएट नहीं होगा और इसको मान लिया जाएगा सिंपल स्टॉक ट्रांसफर। अच्छे से क्लियर रखिएगा दिमाग में, जहाँ जहाँ ये ट्रांसफर है और अगर वो टैक्स का सब्जेक्ट है तो फिर क्या चाहिए आपको, ईवेबल चाहिए। ये भी याद रखिएगा, वो पूरा प्रोसेस आपके लिए वैसा ही अप्लाई हो जाएगा जैसा नॉर्मल ट्रांजैक्शन और फ्लो ऑफ गुड्स में अप्लाई होता है। बच्चों अगर कैमरा खुलेगा तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा। शिवम अग्नोत्री, यस शिवम, कैन यू लिसन मी? शिवम अग्नोत्री, क्या यार चलते समय तुम लोग क्यों अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हो मेरे साथ, मेरी समझ नहीं आ रहा है। यस शिवम अग्नोत्री,
हटाओ, रिमूव करो इसको, सुन ही नहीं रहा है, सो गया। ओके, तो जब आपसे कहा जाए कि यार कैमरा खोलो, कोई आपको काम दिया गया है वो आपको करके दिखाना है, तब कैमरा रखो यार, वरना पढ़ाई की बात सिंपल सिंपल चलने तो क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट होगा क्योंकि जीएसटी लागू हो चुका, और मैंने आपको सारा कस्टम का एक दिन सारा पूरा लेक्चर था जिसमें आपने कस्टम की ढेर सारी ड्यूटियां लिखी थी। याद आ रहा है आपको? हाँ याद आ रहा है। तो फिर अगर वो सारी बातें याद हैं आपको, तो ये जीएसटी का क्या रोल है वहां पर? जीएसटी का रोल, जहां पर आपने वो पेज बेटा निकाल लीजिए जो उस दिन डिस्कस हुआ था, अगर नोट किया है आपने उस लेक्चर में, तो जो डिस्कस हुआ था काउंटर वेलिंग ड्यूटी। याद आ रहा है आपको? बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, उसके बाद काउंटर वेलिंग ड्यूटी थी, सीवीडी। मिल गई आपको? यस। तो वो जो आपको मिल गई है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, उस जगह पर आपके लिए क्या लगेगी? आईजीएसटी। बाकी सारा वैसे ही चलता रहेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगनी ही लगनी है। ठीक है, इन द केस ऑफ द इंपोर्ट बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगेगी ही। उसके बाद आईजीएसटी आ जाएगी फॉर रिप्लेसिंग काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्योंकि काउंटर वेलिंग ड्यूटी जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने बताया था इट इज a ड्यूटी विच इन काउंटर द prices which is less of any import due to the tax relation in such country from where that good is imported। कि जहाँ से कोई सामान आ रहा है उनके यहाँ जो भी टैक्स का था उन्होंने उसको कुछ सस्ता दिया ही होगा कि भाई ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, एक्सपोर्ट में जा रहा है तो इनको कुछ राहत दो, तो वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, और सस्ता हो जाएगा तो हमारी मार्केट उसको कम्पीट नहीं कर पाएगी। इसलिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती थी। और काउंटर वेलिंग ड्यूटी नॉर्मली वो टैक्स होते थे कि जो आपके यहाँ चल रहे हैं इन द ट्रांजेक्शन। ठीक, जैसे वैट है, ये एक्साइज है, ये सारे वैट एट के और जो सेल टैक्स के रेट हैं ये लग जाते थे हायर होते। तब उनको जीएसटी रिप्लेस कर चुका है, और इंटर स्टेट पे आपके यहाँ लगता है आईजीएसटी। तो इन द केस ऑफ द इम्पोर्ट आईजीएसटी विल क्रिएट, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, इन द केस ऑफ इम्पोर्ट आईजीएसटी लगेगा। तो इस आईजीएसटी को समझ आ रहा है आपको कि इन द केस ऑफ द इम्पोर्ट पहले क्या लगेगी? बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी। उसके बाद काउंटर वेलिंग ड्यूटी को रिप्लेस करेगी आईजीएसटी। बाकी जितनी ड्यूटियां आपने लिखी हैं वो एज इट इज काम करती रहेंगी, बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन द सर्टेन नेचर एंड देयर स्पेसिफिक क्वालिटीज। आप देख रहे हैं ना, एंटी डंपिंग है, तो यार कोई डंप करा रहा होगा तो एंटी डंपिंग लगेगी। कैलेमिटी है, कैलेमिटी करके एक ड्यूटी थी, जो आपका गुड्स अगर कोई कैलेमिटी से कनेक्ट करता है, हार्मफुल है, तो वो लगेगी। जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी थी केवल उसको आईजीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। उस जगह पर आप इसको अपने रिमार्क में अच्छे से लिख लें। अब नाउ फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सपोर्ट, सारी बातें होती चले ना कि अच्छे से लिख पाए, आप इसको समझ पाए इन द केस जब भी कोई आईटीसी की या टैक्स की बात आए तो इन द केस ऑफ द एक्सपोर्ट क्या होने वाला है? इन द केस ऑफ द एक्सपोर्ट, आपका जो भी सामान एक्सपोर्ट के लिए जाएगा दैट इज जीरो रेट। मतलब उसको हम टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे, पर उस पर टैक्स का रेट लगाएंगे जीरो। एग्जेम्प्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, एग्जेम्प्ट का मतलब तो उसको हम लेंगे ही नहीं। ठीक, उसको हम लेंगे, उसको इन द बिल दिखाएंगे कि ये सामान गया बिका, मतलब उसको टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे। और अगर उसको हम टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे तो वो किस चीज़ को डिमांड करेगी? वो डिमांड करेगी आपको आपके कि इस पर टैक्स लगाया जाए, और टैक्स आप लगाएंगे जीरो रेट से। क्लियर? टैक्स आप लगाएंगे जीरो रेट से, और जब टैक्स लगेगा आपका जीरो रेट से तो फिर टैक्स वैल्यू निकल के आएगी जीरो। सिंपल। क्लियर हो रही है बात? तो एक्सपोर्ट का केस जीरो रेटेड सप्लाई, एसईजेड के केस जीरो रेटेड सप्लाई की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब एक बात होती है कि अगर
ये जीरो रेटेड सप्लाई की कैटेगरी में आ गए। समझ रहे हैं ना? आपकी इन पर टैक्स नहीं, आपको अब हमारे यहाँ की कोई जीएसटी नहीं पड़ेगी, सामान बेचने पे जैसी पड़ती है, टैक्स फ्री हो जाएंगे आप। सामान केवल आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, टैक्स के नाम पे हम आपसे जीरो ले लेंगे। हाँ, एक बात आपसे इसमें और चर्चा करनी है। मैंने बोला कि ये टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी। टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी इसका मतलब क्या हुआ? टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कहीं ये देखना है कि व्हाट इज द क्वांटम ऑफ द टर्नओवर, इस तरीके की चीजें अगर हमें कहीं देखनी है फॉर द पर्पज ऑफ एनी इवेल्युएशन और फॉर द पर्पज ऑफ एनी डिमार्केशन, तो उस जगह पर ये सप्लाई जोड़ी जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? जैसे वो बोलता है कि अगर आपको टैक्स तब लग जाएगा जब आपका टर्नओवर कितना 40 लाख समथिंग, इस तरीके की कुछ है ना, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इट इज कंपलसरी व्हेन योर ट्रांजैक्शन टर्नओवर इज बियॉन्ड 40 लाख 20 लाख, कुछ इस तरीके के थ्रेशोल्ड लिमिट्स बने। तो फॉर द पर्पज ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेशन और फॉर द पर्पज ऑफ एनी अदर थिंग, द टोटल टर्नओवर और द टोटल टैक्सेबल सप्लाई में आपकी जीरो रेटेड सप्लाई भी ऐड होंगी। अच्छे से स्टार बना के इसको लिख लीजिए। ठीक, जीरो रेटेड को हम सप्लाई मानेंगे। हाँ, टैक्स नहीं पड़ेगा वो हमने छोड़ दिया, एग्जेम्प्टेड नहीं मानेंगे। ठीक, जो एग्जेम्प्टेड है वो तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जो जीरो रेटेड है वो जुड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मतलब आपको सब, आप रिटर्न भरेंगे तो आपको सब उसमें देना पड़ेगा कि इतने का सामान और इतनी इसकी वैल्यू थी, इतने का बेचा, टोटल टर्नओवर का हिस्सा बनेगा वो। और उसके बाद फिर आप रेट वाले कॉलम में लिख दोगे जीरो, तो टैक्स वैल्यू आ जाएगी जीरो। इतनी बात हो रही है, इसको अच्छे से समझ जाएं आप। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट आपको पता ही हो गया कि इस पे तो जीरो है। अच्छा भाई, जीरो है तो जिस सप्लायर ने हमको सामान भेजा, मान लीजिए मैं एक्सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, एक्सपोर्टर हूँ। कहीं से कोई मैन्युफैक्चर करके कुछ देता है, उसमें मैं फर्दर कुछ वैल्यू एडिशन कर देता हूँ, या मेरे संपर्क हैं, मैं वैल्यू एडिशन भी नहीं करता, मैं उसको उठा के डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो भाई जिस मैन्युफैक्चरर ने मुझे भेजा है वो सप्लायर हो गया मेरे लिए। अब उसने बेचारे ने तो बिल काटे होंगे। हाँ, काटे होंगे। तो उसकी तो अब वो कैसे एडजस्टमेंट लेगा, क्योंकि उसको तो, हमको तो टैक्स पड़ना नहीं है। और तभी चार उसका क्या होने वाला है? सप्लायर वुड अलाउ टू एक्सपोर्ट द गुड्स or services without charging any tax but can avail CGST, SGST and IGST credit। मतलब अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं जो सामान खरीद के लाया, इस पर तो मैंने टैक्स दिया होगा। बहुत ध्यान से सुनते जाइए, इस पे तो मैंने टैक्स दिया होगा ना अपने सप्लायर को। हाँ, वो उसके लिए तो इनपुट टैक्स हो गया उसका। उसके लिए तो आउटपुट टैक्स उसके पुराने, जो मेरा सप्लायर है बना, अगर आप इसको कॉपी में बना लें तो बहुत बेहतर है। यहाँ पर लिख लो आप द सप्लायर हु इज द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर। इससे पीछे लिख लो सप्लायर, सप्लायर टुवर्ड्स द एक्सपोर्टर। ये फ्लो बना लीजिए। तो जो सप्लायर है एक्सपोर्टर का, इसने भी पीछे किसी से खरीदा होगा। अगर खरीदा होगा कोई भी सामान, अगर मैन्युफैक्चर करता है तो रॉ मटेरियल लगा होगा, कुछ और लगा होगा, तो कुछ ना कुछ कहीं से खरीदा होगा। सर्विसेज अगर उसके इंडस्ट्री में लग रही हैं तो सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और सर्विसेज भी आपकी जीएसटी के अम्ब्रेला के अंतर्गत है, तो उसका भी उसके लिए इनपुट टैक्स क्रिएट हुआ होगा। हाँ, हो गया। और जब उसने मुझे भेजा तो बिल काट के बेच दिया, सारा आउटपुट टैक्स मुझसे भी ले लिया, उसका काम हो गया। फंसा कौन? मैं, एक्सपोर्टर। क्योंकि ये जो सामान खरीद के लाया इसके साथ तो टैक्स लगा हुआ है, और जब इसे सप्लाई करनी है तो जीरो रेट, उस पर उसको फर्दर जीरो रेट है। तो अगर उसे जीरो रेट है, तो अगर उसके लिए जीरो रेट है तो फर्दर क्या होने वाला है कि उसको तो कोई, जब आउटपुट टैक्स है नहीं तो इनपुट की डिमांड आपकी सेटल नहीं हो सकती। यही तो रूल है कि आपका जितना आईटीसी है वो आउटपुट के अगेंस्ट में सेटल डाउन होगा, जो बचा रह जाएगा वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। यही डिस्कस हुआ था। तब उनको तो आउटपुट टैक्स क्रिएट ही नहीं हो रहा, एक्सपोर्टर को। तो उनके लिए आप अच्छे से स्टार बना के लिखिए
इन केसेस में एक्सपोर्टर्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न है कि दे कैन क्लेम आईटीसी विदाउट एनी लायबिलिटी ऑफ आउटपुट टैक्स। उनको आईटीसी अलाउ हो जाएगी भले उनके ऊपर कोई आउटपुट टैक्स क्रिएट हो या ना हो। उतने उतने पोर्शन के लिए जितने जितने पोर्शन का सामान एक्सपोर्ट हुआ है, एक ही ध्यान रखना है। मान लीजिए 100 टन का कोई गुड्स है, उसमें से 60 टन आप एक्सपोर्ट करते हैं और 40 टन आप इंडियन मार्केट में बेच लेते हैं। वो जो 60 टन के हिसाब से कनेक्शन निकल के आएगा आईटीसी का, कंसिडरिंग दैट 60 टन इज सेल एंड आउटपुट टैक्स इज कलेक्टेड, ये कंसिडर करते हुए जो 60 टन की आईटीसी आएगी, प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रपोर्शनेट आईटीसी। ठीक, जब भी कभी ऐसे केसेस आ जाएं कि जिसमें आपको कोई एरिया सेलेक्ट करना पड़ जाए कि इतने एरिया का आईटीसी अलाउ हो सकता है और इतने का अलाउ नहीं हो सकता, दिस इज इसको आप एक नाम दे सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रपोर्शनेट आईटीसी अलाउंस। कितनी आईटीसी अलाउ हो रही है, तो आपको बात अच्छे से समझ आ गई। जितना सामान एक्सपोर्ट हो रहा है वो प्रपोर्शन आप निकालेंगे। ठीक भाई, अगर हम एक सप्लायर हैं तो ज़रूरी हम सारा एक्सपोर्ट ही कर रहे हो। हम एक बिजनेसमैन है नहीं, वो सामान अपने हिंदुस्तान में भी बेच सकते हैं, बाहर से लेके आए। और दूसरा एग्जांपल से मैं अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए 100 टन या 100 पीस किसी आइटम को लेके हम आए, उसके बाद जब हमने अच्छे से स्क्रीनिंग की उसकी, तो मुझे लगा यार इसमें से 10 ऐसे जो एक्सपोर्ट में, ऐसा ना हो कि वहाँ पे ये इसको जिसको मैं भेजूँ वो कस्टम से छुड़ाए ना, इनका कुछ अप टू द मार्क स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा करते हैं इनको रोक दो, तो है तो क्वालिटी अच्छी, इंडिया में बेच लिया। ये जो आपने विद इन इंडिया बेचा है, ठीक, तो क्या होगा, ये 10 की आईटीसी आप तभी ले पाओगे जब ये बिकेंगे। यहाँ पे नॉर्मल रूल आ जाएगा। ठीक, लेकिन जो 90 चले गए आपके एक्सपोर्ट में, तो प्रोपोर्शन आपको निकालना पड़ेगा आईटीसी का 9:1। और 9/10 की जो आईटीसी है, क्योंकि आपने भेजा तो 90 ही बेचे है ना, 90%, तो 9/10 का जो एरिया आईटीसी का होगा, दैट विल बी अलाउड रिगार्डिंग टू द जीरो रेटेड सप्लाई और द एक्सपोर्ट। और जो 10% का रह गया है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ योर आउटपुट टैक्स, कि कब आप उसको बेच पाए तब आप कराइए। इसी एग्जांपल को थोड़ा और इनलार्ज कर देते हैं, थोड़ा सा और इनलार्ज, तो ये प्रोपोर्शनेट आईटीसी का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये जो 10 का बचा रह गया है, ये जैसे जैसे बिकता जाएगा वैसे वैसे आईटीसी मिलेगी। भाई आईटीसी तो आपके, बिकॉज ऑल द थिंग इज इन द पोर्टल, तो आपका एक वहाँ पर अकाउंट होगा जीएसटी के पोर्टल पर। तो जीएसटी के पोर्टल पर आपके लिए एक रजिस्टर होगा जिसका नाम लिख लीजिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर। ठीक, ये एक बड़ा सा रजिस्टर आपको पोर्टल पे मिलेगा जीएसटीएन के। उस पर केवल आपके रिगार्डिंग जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, तो वो आपकी सारी की सारी आईटीसी दिखा देगा कि आपने इस महीने में या इस दिन इतने का सामान इनसे खरीदा, इसका ये आउटपुट टैक्स आपने पे किया था, ये आईटीसी आपका क्लेम है, ये आईटीसी आपका क्लेम है, ये आईटीसी आपका क्लेम है। पूरी आईटीसी उसने आपको उठा के एक बार में दिखा देगा। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर। जैसे रजिस्टर में हम लोग हिसाब लिख लेते हैं ना, तो ऐसे वो सारा दिखा देगा। तो उसके पास तो नोट है। ये जो आप सामान लेकर के आए, 100 यूनिट्स की मैं बात कर रहा था, तो इसमें से 90 आपने बाहर भेजे, तो जैसे आप उसमें डालोगे 90 रिगार्डिंग द दिस आईटीसी ऑफ दिस परचेज, तो वो आपको क्रेडिट अलाउ हो जाएगी एज जीरो रेटेड सप्लाई और एक्सपोर्ट। अब जो 10 बचे रह गए, इसको आप इस फाइनेंशियल ईयर में उसमें से 5 बेच पाते हो, 5 नहीं बेच पाते। जैसे जैसे दिखते जाएंगे, जिस क्योंकि आईटीसी के क्लेम करने का भी मैं आगे आपको डेट भी बताऊंगा कब क्लेम कर सकते हैं आप, क्या क्या
तो उस पीरियड तक जहाँ तक आपका क्लेम का पीरियड आ रहा है वहाँ तक जितनी सेटल हो गई, जितनी बेच पाए आप, जितना आउटपुट टैक्स क्रिएट हुआ, वो एडजस्ट होता चला जाता। ठीक, अगर वहाँ तक आउटपुट टैक्स क्रिएट नहीं हो रहा है तो वो हिस्सा जो बच रहा है वो बचा रह जाएगा, प्रोपोर्शन वहाँ भी निकालना पड़ेगा। तो इस 10 में से आप 4 बेच पाए तो 4/10 की ITC वहाँ पर आपकी क्लियर हो। बचे हुए 10 में से 90 तो आपकी क्लियर हो गई है। क्लियर? प्रोपोर्शन के अंदर भी प्रोपोर्शन इस तरीके से काम होता है। ये अच्छे से आपको समझ आ जाए, भले इसका आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, थ्योरी में आपको ये बात अच्छे से समझ आनी चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग द जीरो रेटेड सप्लाई, रिगार्डिंग द proportionate ITC credit availment? यस बच्चों, कोई डाउट है? प्लीज़ रिस्पॉन्स ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कई सारी इसमें नई बातें आपके लिए आई ज़रूर होगी। हाँ बच्चों, कोई क्वेरी है कि कुछ नहीं, आगे चले हम लोग? नो सर। ओके, तो यहाँ तक हमारी आपकी बात होगी, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद इसको बच्चों अच्छे से नोट करते जाइएगा आप अपने पास। ठीक, तो आपका टेक्स्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा इफ़ यू आर गोइंग टू राइट एनी आंसर रिगार्डिंग द ITC, वरना आप वही रटोगे, इनको अलाउ है, इनको नहीं अलाउ है, रजिस्टर्ड को मिलता है, नॉन रजिस्टर्ड को नहीं मिलता। और ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लेंगे आप तो बोल देंगे कंपोजिशन वाले को नहीं मिलता। इसके बाद आप रुक जाएंगे। ठीक, ऐसे ही जो 2 4 5 पॉइंट है वही आपको याद है। आपको ये इंसाइट है, इस पे जा करके जब आप आंसर करोगे और उसको आप अंडरलाइन कर दो, पेंसिल से मार्क कर दो, तो वो अच्छे से एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा और आपकी स्कोरिंग और अच्छी हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ITC इन द केस ऑफ द रिवर्स चार्ज। तो पहले तो ये मुझे बताइए कि रिवर्स चार्ज की बात आपको समझ आती है? व्हाट इज द रिवर्स चार्ज? प्लीज़ जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करिए, ढेर सारे लोग हैं, 27 28 की संख्या है, तो रिस्पॉन्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। रिवर्स चार्ज आपको पता है क्या होता है? जितना भी जो भी आपको आइडिया है प्लीज शेयर विद मी, क्योंकि हम लोग एंड ऑफ द कोर्स की ओर हैं, तो मुझे पता तो चल जाए तो उसी हिसाब से मैं फिर आपके लिए उसमें प्रयास करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। वरना अगर मुझे आइडिया लगता है हाँ ये इतना आ रहा है तो थोड़ी बात और आगे बतानी है और काम खत्म। कि रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट में ITC का रिलेशन, बस इतना ही मुझे आपको बताना है। पहली बात जल्दी बताओ बच्चों, रिवर्स चार्ज की बात क्लियर है? क्यों सो रहे हो देवियों सज्जनों? यस, रिवर्स चार्ज की बात क्लियर है? ये सर पढ़ा है। ओके, तो एक हल्की सी एक लाइन में बेटा आप बताएंगे क्या माने इसको हम? इन अ सिंपल वन लाइन। सर ऐसे तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे उतना अच्छे से। ओके, अच्छे से नहीं तो हम भी एक अभी आपको सिर्फ 1 2 लाइन में बता दे रहे हैं। बाकी आपको और अगर देखना है तो बुक में आप देख सकते हो, नहीं तो पीछे जो हम लोग के क्लास के लेक्चर पढ़े हैं उसमें भी आप इसका सेपरेट लेक्चर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा। ठीक, उसमें आप देख सकते हैं। रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि जब कोई किसी को सामान बेचे, खरीदने वाला, और आसान शब्दों में बता देते हैं खरीदने वाला क्या कभी GST देता है? नहीं देता। देता है? नहीं देता। मुझे नहीं पता देता कि नहीं देता, आप बताइए जल्दी बताइए, खरीदने वाला क्या कभी GST देता है? क्या करता है? सर देता है। देता है। अच्छा, किसको देता है? सर गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट के पास जाएगा, मोड क्या है, देगा किसको? जिससे खरीदा है सर उसको। जिससे खरीदा है उसको सप्लायर। यस, उसको देगा।
और उसके पास इसका कोई टेंशन नहीं होगा कि क्या रेट था, क्या नहीं था, क्या था। बट इन द केस ऑफ द रिवर्स सप्लाई, टैक्स तो तब भी देगा वो अपनी जेब से, लेकिन उसे पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। इतना है, इसको आप कैसे भी पढ़िए, कैसे भी समझिए और कैसे भी सुनिए, पीछे के लेक्चर कोई आप जरूर देख लीजिएगा तो अच्छे से ये बात समझ आ जाएगी। वहाँ कई तरीके से इसको मैंने डिस्कस कर दिया है, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक। तो जब ये लाइबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाए इन द केस ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ द जीएसटी कि आप ही को जाके जमा भी करना है, देन इट इज द रिवर्स चार्ज। कुछ इस तरीके के आपके लोग हैं कि जिनसे आप सामान खरीदते हो तो उन्हें जमा नहीं करना है। कुछ होते हैं ऐसे कि उन्हें जमा नहीं करना आपको, वो कंडीशन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब आप जाके देख लीजिएगा कहाँ कहाँ रिवर्स चार्ज लगता है, क्योंकि हम लोग की फिर क्लास का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हम इस पे आईटीसी पे हैं बेसिकली अभी। ठीक। तो वो सेपरेट आप लेक्चर देख लीजिए या पढ़ लीजिए, किसी दिन क्वेरी कर लीजिएगा। तो बेसिक बात ये है कि रिवर्स चार्ज मीन्स द फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि ये आगे की ओर बढ़ता है, आपसे पैसा जाता है फिर आगे फॉरवर्ड चार्ज, लेकिन यहाँ पर आप खुद ही दे देते हो जाके, तो दैट इज द रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा आपके लिए, आप ही ने टैक्स को जमा कर दिया, तो अब क्या हो गया आपके लिए। ठीक। तो अब यही इनपुट टैक्स बन गया आपके लिए, आपने सामान खरीदा, आप ही जमा कराए, चार्ज रिवर्स हो गया है। तो आप ही के लिए क्या हो गया कि अब आपके लिए आउटपुट टैक्स बन गया। इसकी बहुत ध्यान से सुनिए, इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं। शर्त केवल ये है कि इस जो भी सप्लाई आपने ऐसी ली है जो रिवर्स चार्ज की कैटेगरी में आई है, उसका यूज बिजनेस में ही होना चाहिए, और ये तो कॉमन शर्त है। अल्टीमेट यूजर तो आईटीसी ले नहीं सकता। बस इतना आपको ध्यान रखना कि दैट सर्विस और गुड्स विच इज द सब्जेक्ट ऑफ रिवर्स चार्ज टैक्स ITC can be availed. Condition 2, such goods or services are used in business। और जो आप इसकी टैक्स इनवॉइस डालोगे या इसका डालोगे तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि दिस क्लेम इज फॉर द रिवर्स चार्ज, और ये रिवर्स चार्ज इस बिल के तहत, इस इनवॉइस के तहत, इस डेट के तहत क्रिएट हुआ है। गेटिंग। तो आपको रिवर्स चार्ज की भी आईटीसी मिलेगी, बस इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ जाते हैं कि फर्दर आपके लिए आईटीसी में दूसरी बात है, वो क्या है कि मोटी, ये बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए, जो भी गुड्स आपका बिजनेस पर्पस में इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसकी आईटीसी। बिजनेस पर्पस में एक बड़ी मीनिंग हो जाती है, मतलब आपकी बिजनेस पर्पस और उससे एंसेलरीज एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ ये सच एक्टिविटीज विच इज नेसेसरी टू परफॉर्म द बिजनेस। हो सकता है आपकी उस बिजनेस की डायरेक्ट कोर ऑपरेशन से कनेक्ट ना करती हो, लेकिन सपोर्टिव एक्टिविटीज में वो है, तो इसकी भी आईटीसी क्लेम हो जाएगी। पर्सनल कंजम्पशन नहीं दिखना चाहिए। ये इतनी बातें हैं। तो आपके लिए ये दो बातें हो गई मेरे साथ। तीसरी बात अब आपके लिए आगे बढ़ के आ जाती है कि कैपिटल गुड्स का क्या होगा। हमने तो वो सारे गुड्स की बात हो रही है कि जो नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ द बिजनेस है कि आए और खरीद लिए गए और बेच लिए गए और आगे उनका फ्लो चलता चला जा रहा है। कुछ ऐसे भी गुड्स हो सकते हैं कि जो कैपिटल नेचर के, मतलब जिनमें आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। एक मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बना रहा है और उस प्रोडक्ट को वो बेच रहा है। नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल गुड्स, ऑपरेशनल गुड्स, ये सारे नाम इसको दिए जा सकते हैं, क्योंकि उसका मेन कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि उस तरीके के प्रोडक्ट को बनाना और उनको आगे बेचना। ये तो एक प्रोसेस का हिस्सा है, ये चलता रहेगा और इसकी आईटीसी और टैक्स ये सब होता रहेगा, इस पर कोई इशू नहीं है। अब वो मशीन भी अगर कोई ऐसी इस्तेमाल कर रहा है कि जिससे वो प्रोडक्ट बन रहा है, यार मशीन इज द ह्यूज इन्वेस्टमेंट। हाँ सर है, और ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, और वो आया और आने के बाद उस मशीन का इस्तेमाल कहाँ है, बिजनेस में। घर तो नहीं ले गया बेचारा, अपने लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो दोस सच टाइप ऑफ गुड्स आर कंसिडर्ड एज द कैपिटल गुड्स।
फर्क समझ आ रहा है ना आपको? जिसमें डेली डेली पैसा लगने वाला है वो आपके नॉर्मल गुड्स का हिस्सा है, उसकी आईटीसी की बात आप समझ चुके हैं कि उसके जो आप खरीद के ला रहे हो तो उसके बिल का टैक्स आइटम जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और जब वो पूरा बिकेगा तो आउटपुट होगा, ये आपको पता है। अब बात ये हो रही है कि कुछ ऐसे सामान हम लेके आ रहे हैं कि जिनमें एक मुश्त पैसा लग रहा है हमारा, यानी हमारा ऑफिस है उसमें मुझे दिखता है या कोई भी है कि मुझे 2 कंप्यूटर तो चाहिए ही चाहिए, वो यहीं रखे रहेंगे और हाई रेजोल्यूशन के चाहिए, और साथ ही साथ यार ये बिजनेस में इस्तेमाल होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स हो गया, मशीनरी कैपिटल गुड्स हो गई। तो इन सारे केसेस में बहुत ध्यान से अब फिर से सुनिएगा आप, इन सारे केसेस में आईटीसी तो अलाउ होगी, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि वो जो आइटम है वो अगर सोनली बिजनेस पर्पस में है तो 100%, अगर पार्टली है तो वो पार्ट आपको निकालना पड़ेगा। मशीनरी तो पार्टली नहीं हो सकती, हाँ नहीं हो सकती, लेकिन कंप्यूटर तो हो सकता है। अगर कंप्यूटर हो सकता है, अगर कोई ऐसी सप्लाई की वैन या कार है जो हमारे ऑफिस का भी काम कर रही है साथ में घर का भी कर देती है, तो ये फ्रैक्शन और प्रोपोर्शन अपोर्शनमेंट आपको करना पड़ेगा। कितना परसेंट ये ऑफिस में यूज हो रही है और कितना परसेंट ये अदर देन द ऑफिस यूज हो रही है, अच्छे से नोट करते जाइएगा। ठीक, सच परसेंटेज और द अपोर्शनमेंट ऑफ द वर्क, और वो वर्क किस यूनिट में कंसिडर करते हैं आप, घंटे के हिसाब से, आर के हिसाब से, मैन आर के हिसाब से, ये सब आपने कॉस्ट में पढ़ लिया होगा कि कैसे कैसे चीज़ों को करते हैं हम लोग। ठीक है ना, मशीन चल रही है तो क्या वो आर के हिसाब से चल रही है या उसकी आप कैपेसिटी टू प्रोड्यूस से उसको फ़र्क देख रहे हो कि मैन आर के हिसाब से देख रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सच एसेट। उस एसेट का जैसा नेचर है उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस की जो यूनिट है उस यूनिट के हिसाब से हम अपोर्शनमेंट को डिफाइन करेंगे, ये कि कितना बिजनेस में इस्तेमाल हुआ और कितना पर्सनल इस्तेमाल हुआ, और उस अपोर्शनमेंट के हिसाब से जो आईटीसी उसके साथ आई है, जो आईटीसी उसके साथ आई है उस अपोर्शनमेंट के अकॉर्डिंग वो आईटीसी अलाउ हो फॉर द पोर्शन विच इज सोनली यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पसेस। कोई डाउट बच्चों इस बात पर? ठीक, होना नहीं चाहिए यार मेरे हिसाब से। ठीक, लग रहा है नहीं, वरना आप लोग कहाँ छोड़ने वाले थे, फटाक से पूछ लेते मुझसे। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, एक अगला पॉइंट ले लेते हैं, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं कि अगर ये हमारी जो एसेट है कैपिटल गुड्स, अगर बच्चों ये, क्योंकि कैपिटल गुड्स बहुत बड़ा इशू बन जाता है इसमें कभी कभी, तो अगर ये जो कैपिटल गुड्स है ये इस नेचर की है कि इन पर आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो, नोट कर लीजिएगा बहुत ध्यान से, इसको लिख लीजिएगा। अगर आपको ये कैपिटल गुड्स है इस पे डेप्रिसिएशन ले सकते हो यार, सभी पे ले सकते हो। हम लोग तो बचपन से यही पढ़ रहे हैं बुक कीपिंग में और सब जगह पर कि डेप्रिसिएशन लगता है, हाँ लगेगा। टैक्स में भी आपने पढ़ लिया कि डेप्रिसिएशन लगता है और डिडक्टेबल टू बिजनेस इनकम है। ठीक, फिफ्थ सेमेस्टर में आपकी इनकम टैक्स हो गया होगा, इसमें ये सारी बातें हैं। तो डेप्रिसिएशन लगता है एंड सच डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेबल टू बिजनेस इनकम। यहाँ भी आपको सारा सब कुछ पता है, तो बड़ा कोर इशू है बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन। ये तो उस तरीके का है कि थोड़ा अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं तो आपका इंटरेस्ट तो इसमें बढ़े, तो आपको समझ आए ये बात यहाँ पे क्यों हो रही है कि अगर ये तो इतना ज़्यादा है कि अगर एक साल सेटल नहीं होता तो अनएब्जॉर्ब्ड है, तो आगे के सालों की बिजनेस इनकम में आप सेटल करा सकते हैं, ऐसा आपने इनकम टैक्स में पढ़ा था। तो अब बात हम करते हैं इसकी कि अगर जो आपकी कैपिटल गुड्स है और उसके साथ में डेप्रिसिएशन अलाउबल है एज पर द लॉ, क्योंकि अगर इनकम टैक्स अलाउ कर रहा है तो जीएसटी उसको माना थोड़ी कर देगा क्योंकि कभी भी लॉ आपस में कंट्राडिक्टरी नहीं होते। अब बात क्या आ रही है कि आप जो ये डेप्रिसिएशन काटोगे, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, आप ये जो डेप्रिसिएशन काटोगे वो डेप्रिसिएशन अगर अपने कॉस्ट में आपने टैक्स को हिस्सा बना लिया और डेप्रिसिएशन लगाया,
तो आईटीसी अलाउ नहीं होगी। मतलब 1 लाख रुपए का आपकी मशीनरी थी या कोई भी कैपिटल गुड्स थी, उस पर 10% का मान लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल जीएसटी लग के आई, तो 1,10,000 की हो गई। तो अगर आप डेप्रिसिएशन लगाएं तो 1 लाख रुपए पे लगाएं, देन यू कैन ओनली क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सच कैपिटल गुड्स। अगर आपने उसको कॉस्ट में शामिल किया और 110 रुपए पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे कि यार ये क्या बात हो रही है, क्योंकि बेटा जब आप पीछे की क्लासेस में पढ़ रहे थे, मशीनरी की कॉस्ट, मशीनरी के इंस्टॉलेशन तक जितनी कॉस्ट होती थी सबकी सब आप मशीन में एब्जॉर्ब करा देते थे। याद आ रहा है ना? मशीन लगने वाला इंस्टॉलेशन चार्जेस एज वेल एज द ट्रेवलिंग और कोई टैक्स सब आपने अगर उसमें कंज्यूम करा दिया, करा सकते हैं हम, यहाँ भी हमको परमिशन है। तो अगर हम करा सकते हैं, उसको टोटल कॉस्ट बना सकते हैं, बना लिया है, मतलब टैक्स का जो आपका बर्डन है जीएसटी, इसको भी अगर आपने मशीनरी की कॉस्ट का हिस्सा बना लिया है और डेप्रिशिएट करना चालू कर दिया, मतलब 110 से एग्जाम्पल के हिसाब से, तो फिर आईटीसी का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। गेटिंग? क्योंकि आप उस वैल्यू को तो डेप्रिशिएट करा ही लोगे ना, और डेप्रिशिएट कराने का मतलब डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी डिडक्टेबल फॉर द इनकम। तो आप अपनी इनकम में से तो उसको हटा ही रहे हो, तो बेनिफिट और एडवांटेज तो ले ही रहे हो। तो फिर हम ये क्यों माने कि ये इसका वो आपको लौटाया जाए आईटीसी? ठीक, तो ऑप्शन है इसमें। ठीक, अगर आप इसको डेप्रिसिएशन का हिस्सा बनाओगे, टैक्स वैल्यू को कैपिटल गुड्स के साथ जोड़ोगे, तो आईटीसी अलाउ नहीं होगी। अगर नहीं जोड़ोगे तो अलाउ होगी। अगर नहीं जोड़ोगे तो 1 लाख तो मशीन के रह गए, वो तो भाई आपके, उसको आप डेप्रिशिएट करिए, वो आपका इन्वेस्टमेंट है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। जो ये 10,000 रुपए आपके टैक्स के कारण क्रिएट हुए थे, इनपुट टैक्स के, ये फर्दर आपके आउटपुट टैक्स में से एडजस्ट हो सकते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपके साथ? अब दूसरी बात, इसी में से और आगे, ठीक, इंटरेस्ट बनाए रखना बच्चों सारे लोग, इसी में से और आगे, इन केस उस कैपिटल गुड्स को अगर आप फर्दर बेच देते हो, मान लीजिए आपने बिजनेस, ये सारी रियल लाइफ की जुड़ी हुई बेटा प्रॉब्लम है कि किसी ने कोई इंडस्ट्री स्टार्ट की या उसकी चलती हुई इंडस्ट्री है, एक मशीन लेके आया, तो उसने साल 2 साल चलाई, उसके बाद लगा यार कि अब इससे जो स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट बनता है उसकी कुछ डिमांड अब मेरे एरिया में कम है, हाँ ये तमिलनाडु वाले मांग रहे हैं यार, इनके एरिया में है, तो चलो थोड़े सस्ते पे निकाल देते हैं, इसमें तो पैसा फंसा हुआ है मशीन में। नॉर्मल कंडीशन है बिजनेस की। तो अगर इसको हम साल 2 साल 3 साल बाद जब भी बेच देते हैं ऐसी कैपिटल गुड्स को कि जिन पे हमने आईटीसी अवेल कर लिए, तो ये कंडीशन थी ना कि आप जो टैक्स है उसको मिला दो। अगर आपने मिला दिया और आप डेप्रिशिएट कर रहे हो तो कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा कहाँ पे आएगा कि अगर आपने आईटीसी ली है उसकी, मतलब डेप्रिशिएशन में शामिल नहीं किया और आईटीसी ले लिया आपने, साल 2 साल 3 साल जितने भी साल भर ले ली, कुछ भी किया उसका आपने, तो जो ये आईटीसी आपने ली, इस आईटीसी का रिवर्सल हो जाएगा अगर आप उस एसेट को बेचोगे। ठीक, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, कारण कि जब आप बेचोगे तो आउटपुट टैक्स क्रिएट होगा, और आउटपुट टैक्स क्रिएट होगा तो उसको भी तो आप कहीं आईटीसी से एडजस्ट कराओगे, और इधर आप आईटीसी ले ही चुके हो बिना बिके, ये दिखाते हुए कि ये तो मेरा कैपिटल गुड्स था और ये तो मेरे लिए बिजनेस की सपोर्ट एक्टिविटी है, ये तो मेरा जो पैसा है वो आगे बढ़ेगा नहीं, तो ये टैक्स तो पूरा पूरा बर्डन है, मुझे कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा, तो इसके आईटीसी दे दीजिए। तो सरकार राजी है, बोली हाँ दे रहे हैं। अब उस मशीन को आप आगे बेचने लग गए, और जब बिकेगी तो कोई ना कोई बिल कटेगा, बिल कटेगा तो वहाँ भी टैक्स आएगा, और टैक्स आएगा तो आउटपुट टैक्स फिर होगा ना आपके लिए। तो अब आउटपुट टैक्स है तो आप किसी आईटीसी से उसको एडजस्ट कराओगे, और इधर आप इसकी आईटीसी एक्चुअली ले ही चुके हो। बात समझ आ रही है? तो ये रिवर्स हो जाएगी, मतलब जो आपने ऐसी मशीन पर आईटीसी ली है वो वापस आपके आउटपुट टैक्स में जोड़ दी जाएगी।
अच्छे से लिख लो, जितनी आईटीसी आपने इसमें अवेल की वो वापस आपके आउटपुट टैक्स का हिस्सा बना दी जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा इस पार्ट का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, केवल ये जो अभी डिस्कस हुआ है, तो थोड़ा आपको और इंटरेस्ट और अच्छे से बातें समझ में आएगी कि एक एसएससी ने मशीन परचेज की, उसकी कीमत थी, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग मेरे साथ, 10 लाख रुपीस। और इसको खरीदा उसने अक्टूबर 18 में, जिस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ा 6%। ठीक है, और उसका आईटीसी का क्लेम अक्टूबर में ड्यू हो गया। बाद में उस एसएससी ने उस मशीन को अगस्त 2019 में 7,60,000 का बेच दिया। $7,60,000 का बेच दिया। तो नाउ यू हैव टू द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ द आईटीसी। कितनी आईटीसी रिवर्स होगी, ये बोल रहा है आपको वो, कितनी आईटीसी रिवर्स होगी। तो इन केसेस में क्या होगा, जितने क्वार्टर बीत गए, क्वार्टर वाइज आपकी आईटीसी का क्लेम होता है। ठीक, क्वार्टर वाइज आपकी जितना अभी आज की क्लास में डिस्कस हो जाए, बाकी जो बचेगा कल डिस्कस हो जाएगा। आप भी कोशिश करिएगा इसको घर पे देखें। तो जितने क्वार्टर बीत गए आपके, इसमें कितने क्वार्टर चले गए बेटा, अक्टूबर 18 में परचेज हुआ था, तो 17-18 में 2 क्वार्टर और अगस्त में बिक रहा है, तो अगस्त में 2 क्वार्टर, इसमें आपके 18-19 में 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर आपके चले गए। ठीक, तो 4 क्वार्टर की आप आईटीसी कैलकुलेट होगी आपकी, और उसको घटा करके हम मानेंगे एक अमाउंट। दूसरा अमाउंट क्या होगा कि ये जो जीएसटी आपने 7,60,000 का बेचा, तो इस पर कितनी जीएसटी आपको फर्दर जनरेट हुई आउटपुट टैक्स के रूप में, जो आप क्लेम करोगे 12%, 6 और 6 का मिला के 12%। तो कितनी हो गई है, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप। इन दोनों में जो हायर होगी, इन दोनों में जो हायर होगी वो वैल्यू आपको मशीन की डिस्पोजल पर पेबल होगी। ठीक, अब इसको आगे कल हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की क्लास का लगभग आपका टाइम पूरा हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट कैपिटल गुड्स वाला आ गया था, तो पहले इसी को डिस्कस कर लें, ये बात आ गई थी, तो फिर तो नॉर्मल वाले तो आप चुटकी बजाते हल कर दोगे, चुटकियों में। ठीक, तो पहले पहाड़ की कठिन चढ़ाई चढ़ लेते हैं हम लोग, तो उतरने में बड़ी आसानी होगी, धड़धड़ाते हुए उतर जाएंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो इफ देयर इज एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडे सेशन। नो सर। तो फिर मैं बोलूँगा कि इसको बच्चों आप लोग देखोगे तो देन यू विल फाइंड कि एट द टाइम ऑफ डिस्कशन you are in the better position to conceive the things which are discussed, as well as you are able to raise some valid queries. क्वेरी ना आना भी 2 कारण है, या तो सब अच्छे समझ आ रहा है, या अभी हमने उस पर ज़्यादा काम ही नहीं किया है, तो हम कुछ पूछने की स्थिति में नहीं है। ठीक, तो ये दोनों बातें जो हैं वो आपको ध्यान रखते हुए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस स्थिति में पहुँच जाएं कि आपको लगे हाँ सब आ ही रहा है, तब का साइलेंस बड़ा अच्छा है। चलिए, तो सारे लोगों को फिर मैं धन्यवाद दे सकता हूँ आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपके साथ मीटिंग बड़ी अच्छी रही। हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए, कल मुलाकात होती है, अच्छे से देख के आइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।